नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता, भजनलाल सरकार, सिर्फ 5 महीने हुए नहीं है सरकार को काम करते हुए, पूर्ण बहुमत से सरकार। उसके बाद भी राजस्थान में 11 सीट पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव क्यों हारी, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय था, जिस पर पार्टी ने बैठकर मंथन किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी सभी बैठे और मंथन में जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें सबसे बड़े 2 कारण जो पाए गए, उसमें से एक तो ये कि भीतरघात हुई, पार्टी के लोगों ने ही पार्टी को हराया, और दूसरा बड़ा कारण ये कि जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ वो सही नहीं हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं की और नेताओं की जो राय है उस पर गौर नहीं किया गया, उसे सुना नहीं गया। बैठक के बाद जैसे ही ये 2 प्रमुख कारण सामने आए तो राजनीतिक गलियारों में एक बहस, एक चर्चा शुरू हुई कि क्या ये दोनों कारण नए थे, क्या पार्टी को इनकी जानकारी नहीं थी, क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ था, और क्या एक बड़ा कारण जिसकी चर्चा इस बैठक में हुई या नहीं हो पाई, तो नहीं होने के कारण भी समझ में आते हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो कुछ तय करता है उसके बाद जो है कुछ भी उस पर सवाल स्थानीय राजनीतिक नेता या स्थानीय कार्यकारिणी उठा नहीं पाती है। प्रदेश अध्यक्ष तो खास करके इस वक्त जो हैं सीपी जोशी बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव के हैं, और वो खुद अपनी सीट पर भीतर घात से जूझ रहे थे, और ये पूरे प्रदेश ने देखा था, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। तो सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में क्या ये दोनों बातें पार्टी ने चुनावों के दौरान और नतीजों के बाद नहीं देखी थी, या फिर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जैसी हार को पार्टी सिर्फ इसलिए भूल गई क्योंकि सत्ता में आ गई थी पार्टी। इन दोनों प्रमुख नेताओं के हारने का बड़ा कारण भीतरघात ही था, और ये पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय था। नेता प्रतिपक्ष चुनाव हार गए और पार्टी ने उस पर मंथन करने की बजाय एक और भीतरघात को जन्म दिया। चूरू में राहुल कस्वां का टिकट कटना सिर्फ एक टिकट कटना नहीं था, उससे 4 शेखावाटी की सीट प्रभावित हुई और मारवाड़ तक उसका असर देखने को मिला। पूरी जंग राजपूत वर्सेस जाट की हो गई। 2 नेताओं की अहम की इस लड़ाई में पार्टी ने अपनी 4 सीट खो दी, और विधानसभा चुनाव से पहले से लेकर लोकसभा चुनाव तक 6 महीने में देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस बात को महसूस ही नहीं कर पाई। तो क्या इसका बड़ा कारण राजस्थान के चुनाव प्रभारी जो बनाए गए विनय सहस्त्रबुद्धे, वो खुद भी नहीं थे। विनय सहस्त्रबुद्धे के लिए राजस्थान की राजनीति एकदम नई थी। जो कैंडिडेट्स को लेकर शिकायत थी, पार्टी के भीतरघात की जितनी हर लोकसभा सीट पर कहानी सामने आ रही थी, मसलन अगर हम बात करें टोंक सवाई माधोपुर सीट, जो जोनापुरिया की सीट है, जहां 2 बार मोदी लहर में आप किसी को बाहर से लाए, टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान के बाहर से, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे की अकूत ताकत थी आपके कैंडिडेट के पास। लेकिन इस बार टोंक सवाई माधोपुर के बीजेपी के वर्कर, बीजेपी की टीम उनके लिए काम नहीं कर रही थी। क्या पार्टी को ये बात समझाने वाला कोई नहीं था? चुनाव प्रभारी भी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं, या फिर सब ने जानते समझते हुए आंख बंद कर ली क्योंकि किसी की केंद्रीय नेतृत्व के सामने बात रखने की शायद उस तरह की ताकत नहीं थी। दरअसल टोंक सवाई माधोपुर में तो गुर्जर समाज ने भी, सचिन पायलट का क्षेत्र होते हुए भी, अगर जोनापुरिया को यानी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया, उसके बाद भी बीजेपी ये सीट नहीं निकाल पाई। हरीश मीणा जो कि सचिन पायलट के बहुत करीबी कैंडिडेट, उनको भी गुर्जर ने वोट वहां नहीं दिया। इस तरह के बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स सामने हैं, स्पष्ट है। लेकिन उसके बाद भी ये सीट हार गई बीजेपी, क्योंकि मुख्य टोंक का जो कार्यकर्ता था वो भी इस बात से नाराज था और वो खुलकर कांग्रेस के साथ चला गया था। ये बात सिर्फ एक टोंक सवाई माधोपुर की नहीं है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी 11 सीट का चला जाना निश्चित रूप से स्थानीय नेतृत्व के लिए और पार्टी के लिए, संगठन के लिए एक चिंता का विषय तो है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दरअसल 11 सीट चली जाएगी, इसका आकलन पूरी बीजेपी नहीं कर पाई। क्या इसकी वजह
अति आत्मविश्वास तो नहीं था। एक तरफ पार्टी का अति आत्मविश्वास और दूसरी तरफ राजस्थान के बड़े नेताओं का अपनी सीट पर और अपनी अपनी जंग में उलझे रहना। सतीश पूनिया हरियाणा के प्रभारी बना दिए गए, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन गई। जयपुर ग्रामीण की सीट पर राव राजेंद्र सिंह को जितना संघर्ष करना पड़ा, लगभग कांग्रेस वो सीट बहुत कम मार्जिन से हारी है। तो जब जयपुर ग्रामीण में कैंडिडेट को बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा, भरतपुर जैसे इलाके में, भरतपुर की जिम्मेदारी क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका था तो मुख्यमंत्री का कद बढ़ रहा था और पार्टी की बहुत बड़ी लीडरशिप, बहुत बड़े ऐसे नेता हैं जिनको भजनलाल शर्मा का बढ़ा हुआ कद अब अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता भरतपुर में कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देते हुए नजर आए। और भरतपुर तो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा जहां जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दी गई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक एक सीट की गारंटी ली और रघुकुल की याद दिलाई कि वो एक भी सीट हारने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर भरतपुर मुख्यमंत्री की सीट हार गई तो इसकी वजह क्या मुख्यमंत्री के कद को छोटा करना था और क्या इससे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के कद को छोटा करने की तरफ सोचेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज चारों तरफ इस तरह की चर्चाएं भी हैं कि इतनी बड़ी हार राजस्थान में हुई, 11 सीट चली गई तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जुमे जुमे 4 महीने तो मुख्यमंत्री को कद अपना कार्यभार संभाले हुए नहीं है और उससे पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वालों की एक तरह से लामबंदी शुरू हो गई है। क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को अब समझ रहा है? पिछले लंबे समय से एक बहुत बड़ा फैक्टर राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के लिए जो काम कर रहा है वो है वसुंधरा फैक्टर और विधानसभा चुनाव में भी इस बात की चर्चाएं बहुत थी। यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार जब खतरे में थी तब भी ये कहा गया कि वसुंधरा राजे की वजह से वो सरकार बची थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को सीट और मिल सकती थी, बहुत सीट्स पर नुकसान हुआ। उसका भी कारण ये कहा गया कि वसुंधरा समर्थक टीम ने उस तरह से काम नहीं किया। और लोकसभा चुनाव में तो खुलकर ये बात आई कि कुछ सीट पर वसुंधरा गुट जो है और भी बहुत सारे गुट इस चुनाव के दौरान काम करते नजर आए, लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी को लेकर पार्टी में चर्चाएं लगातार जारी थी, अब भी वसुंधरा राजे के बेटे को मंत्री पद नहीं दिए जाने के बाद क्या अब आने वाले दिनों में जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे राजस्थान में तो उन लोगों पर गाज गिरेगी? यहाँ तक कि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं कैबिनेट मंत्री इस वक्त हैं, उस वक्त भी थे, उनके खिलाफ भी बीजेपी के भीतर ही किस तरह की बयानबाजी हुई और उनको भी चुनाव में कितनी चुनौतियां आई हम सब ने देखी है। यहाँ तक कि झुंझुनू के बीजेपी के कैंडिडेट शुभकरण चौधरी ने तो ये तक कहा कि हार का कारण जो है वो अग्निवीर योजना बनी और अगर पार्टी इस पर चुनाव से पहले कोई बयान दे देती या किसी तरह की जानकारी दे देती तो युवाओं की नाराजगी से पार्टी बच जाती। यानी कि एक नहीं बहुत सारे कारण जो सिलसिलेवार बने और एक के बाद एक जुड़ते गए और जितने कारण बढ़े उतनी संख्या कम हुई राजस्थान में बीजेपी की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हार के जितने कारण हैं उन पर एक रिपोर्ट बनी है, केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है। निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति पर उन्होंने जो कुछ अपने पिछले 6 महीने के अनुभव हैं उसकी भी बातचीत जरूर की होगी। आने वाले दिनों में जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने हैं मुख्यमंत्री को तब काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कैसे इनाम देना है और कैसे राजस्थान की अगले 4.5 साल सरकार चलनी है और ये जो जितने कारण हैं जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया, लगातार इस तरह की चर्चाएं बयानबाजी अभी भी जारी है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब उनको रोक पाएंगे? क्या केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब स्थिरता के साथ काम करने के लिए और तमाम ये जो विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए थोड़ा फ्री हैंड देगा? क्या मुख्यमंत्री पर्ची की सरकार के आरोप से अब खुद को बचा पाएंगे? और क्या मुख्यमंत्री एक एक करके जितने फैसले जिस तरह से ले रहे हैं इस हार के बाद अब राजस्थान को स्थिरता की तरफ, प्रगति की तरफ, विकास की तरफ ले जा पाएंगे?
ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को इस हार के मंथन के बाद देना है, क्योंकि प्रदेश की जनता अब इंतजार कर रही है कि बदले हुए राज का इल्म भी जनता को होना चाहिए और जनता को न्याय और काम की रफ्तार भी बढ़ते हुए दिखनी चाहिए।